तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके होने वाले 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, सारे क्वेश्चन करने के बाद अंत में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने खुद से कितना प्रश्न को सही किया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बताइए कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। बताइए कि भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई। तो 1956 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 कि मदन किसका पुत्र था। बताइए कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो था वह गिरधर लाल का पुत्र था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। बताइए कि 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है। तो कहानी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप लोग हमसे पहले बताते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विद्या में है। बताइए कि भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विद्या में आता है। तो यह भाषण है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। बताइए कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो यहाँ जो वाणी है, यह वाणी का अर्थ बोली होता है और 20 का अर्थ जहर होता है। तो बोलिए कि बोली कब जहर के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। फटाफट बताइए दोस्तों कि गुरु नानक जी अपने प्राण को क्या कहते हुए त्याग दिए। तो वाहे गुरु याद रखिएगा कि गुरु नानक अपने प्राण को क्या कहते हुए त्याग दिए। तो वाहे गुरु। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। बताइए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। बताइए कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो घनानंद को, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बताइए कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। फटाफट आपको पता है तो हमसे पहले बता दीजिए कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। तो 11 रुपये की, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 कि मंगू जन्म से थी। बताइए कि मंगू जन्म से ही क्या थी। तो जन्म से ही पागल थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि मंगू जन्म से ही क्या थी, पागल थी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। बताइए कि कवि जी के अनुसार जनतंत्र के देवता किसे कहा गया है। तो किसान मजदूर को। किसे। तो किसान मजदूर को, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 कि गुरु नानक की पत्नी का नाम था। बताइए कि गुरु नानक जी की पत्नी का नाम क्या था। तो सुलक्षणी था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते चलिएगा और आपको अंत में बताना है कि इन
इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। बताइए कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। तो नाखून था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि रसखान किस छंद के सिद्ध थे। बताइए कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। बताइए कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो सवैया में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि हिरोशिमा किस देश में है। बताइए कि हिरोशिमा किस देश में है। तो जापान में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। बताइए कि भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अंबेडकर जी का, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि गिरधर कौन था। बताइए कि गिरधर कौन था। तो गिरधर जो था वह मदन के पिताजी था, है ना। मदन के पिताजी कौन थे। तो गिरधर थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। बताइए कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो निर्लज अपराधी जो कहा गया है वह नाखून को कहा गया है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ। बताइए कि मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ। तो घनानंद का, याद रखिएगा कि मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ था। तो घनानंद का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे। बताइए कि मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे। तो जर्मनी के विद्वान थे, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। बताइए कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो रसखान जो है वह दिल्ली से वज्रभूमि चले गए, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि दारिश क्या है। बताइए कि दारिश क्या है। तो दारिश जो है वह सोने के सिक्के है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। बताइए कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 5वें गुरु जो थे वह गुरु अर्जुन देव जी थे, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। बताइए कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो वह जाति प्रथा है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। बताइए कि कवि जी ने माली मालिन किसे कहा है। तो कृष्ण भगवान और राधा जी को, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि जी माली मालिन जो कहे हैं वह कृष्ण भगवान और राधा जी को कहे हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बताइए कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर जो है वह नेपाल का रहने वाला था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि रंगपा था। बताइए कि रंगपा कौन थे। तो रंगपा जो था वह जुआरी थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कि रंगपा क्या था। तो रंगपा जुआरी था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि नाखून प्रतीक है। बताइए कि नाखून किसका प्रतीक है। बताइए आप लोग फटाफट कि नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून जो है वह पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 कि ललित निबंध है। बताइए कि इनमें से ललित निबंध कौन सा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है। तो ललित निबंध है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि सेन साहब की कार की कीमत है। बताइए कि सेन साहब की कार की कीमत क्या है। तो 7,500, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह किस राज्य में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो जन्म हुआ था वह मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 कि बिरजू महाराज का संबंध है। बताइए कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक नृत्य से है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 कि हिंदी लिखी जाती है।
बताइए कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कितना ईस्वी में हुआ। तो बताइए आप लोग कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 1891 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। बताइए कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी को, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। बताइए कि रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। तो राधा जी को, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। बताइए कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो रास्ते में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कि मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी कौन थे। बताइए कि मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी कौन थे। तो घनानंद जी थे, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। बताइए कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो 50 रुपये, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि सीता के बेटों ने सीता को 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। बताइए कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो कमू था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। बताइए कि मंगमा जो थी वह मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो अपने पोता के लिए, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मंगमा जो थी अपने पोता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, है ना। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो अपने पोता के लिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए कि किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। बताइए कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो माँ ने, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य किस शैली से है। बताइए कि पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वह नृत्य की किस शैली से है। तो कथक से है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। बताइए कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। बताइए कि सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वह कैसी थी। तो सुशील थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 कि बहादुर कहां से भाग आया था। बताइए कि बहादुर कहां से भाग कर आया था। तो नेपाल से, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। बताइए कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो 11 रुपये, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न खुद से सही कर पाए। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न खुद से सही कर पाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।